धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। जैन आहार पद्धति एवं आयुर्वेदिक की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पूर्व कक्षा में देखा था कि शरीर की 3 प्रकृति बताई थी, वात, पित्त और कफ, जिनके आधार से ही शरीर की संरचना हुई है। और हमने ये भी देख लिया था कि जो शरीर होता है उसके अनुकूल ही हमें आहार ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने प्रकृति के विरुद्ध आहार ग्रहण किया तो हमारे अंदर रोग आना निश्चित है। और रोग आने के क्या कारण होते हैं, उसमें विकृति आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके अंदर हमने 5 कारण देखे थे। जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहला कारण था आहार, दूसरा हमने देखा था कि काल, तीसरा देखा क्षेत्र, फिर है मौसम और पांचवा था वातावरण। आहार के संबंध में हमने ये देख लिया था कि जो जानवर होते हैं वह पूरे जीवन एक ही आहार पर डिपेंड होते हैं, उनके अंदर कोई ऐसे रोग उत्पन्न नहीं होते। परंतु हमारी क्या आदत है कि हमने इतने नए नए हमें आइटम चाहिए जिसके कारण से हमारा शरीर उनके अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमने जिस प्रकार से शरीर की प्रकृति देखी उसी प्रकार से आहार प्रकृति भी देखी थी, जिसके अंदर हमने 5 प्रकार की प्रकृति देखी थी। दुग्धाहार, अन्नाहार, फिर फलाहार, फिर देखा था हमने शाकाहार और अंत में मांसाहार, जो कि जैन दर्शन इसका पूर्णतः निषेध करता है। और उसके ही अंदर हमने ये देख लिया था कि दही और जो हमारी जो दाल वगैरह होती है उनको मिला करके हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती है। साथ में ये भी बहुत इंपोर्टेंट बात देखी थी कि अगर हम दही का सेवन कर रहे हैं, अगर वो दही फ्रिज में रखा हुआ है तो वो फ्रिज का रखा हुआ दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे कफ तो बनता ही बनता है। और साइंटिस्ट ने ये भी बता दिया कि उससे हमारे कैंसर की उत्पत्ति भी हो सकती है, हमारे अंदर कैंसर हो सकता है। ये चीज हमने मुख्यतः देखी थी। और अंत में हमने ये देख लिया था कि हम जो आयुर्वेदिक शास्त्र पद्धति होती है आहार की, उस शास्त्र पद्धति के अंदर ये बता दिया था कि हमें किस समय उठना चाहिए, किस समय हमें भोजन करना चाहिए। और मूल बात ये बता दी कि जो दोपहर का 2 बजे से पहले का टाइम होता है उस समय ही हमें जो दही आदि रहता है उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो गर्मी बढ़ जाती है। और ये भी देख लिया था कि हमें कब उठना चाहिए, तो एक महाराज साहब ने बताया था कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। ये बात हमने पूर्व कक्षा में देखी थी। अब अगली कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। देखिए, अब हम शरीर की जो बात कर रहे हैं तो शरीर हमारा बनता तो आहार में से ही है। शरीर जो बना रहे हैं तो शरीर भी तो हमारे जो है आहार के घटक ही बना रहे हैं। अब सवाल किस बात का है कि आहार के घटक जो है वो कैसे होने चाहिए, समझें। आहार के घटक बिल्कुल शुद्ध है या नहीं है, आहार के घटक किस प्रकार के कैसे हैं साहब, तो ये जब हमने पहले स्पष्ट कर लेंगे तब जाकर के हमको ज्यादा ख्याल आएगा। अब जिस प्रकार के आहार के घटक हैं, अब उन आहार के घटकों से जो शरीर बना है, पहली बात यह है बुद्धि का विवेक उपयोग करके आहार की शुद्धि अशुद्धि देखना। फिर आहार के घटकों में से आहार की गुणवत्ता कौन सी है वो हमें देखना है। तो पहले जो है आपको जो है शुद्ध अशुद्ध कैसा आहार है वो देखना है। अब आहार के गुणधर्म देखना है। और तीसरे नंबर पर आहार की प्रकृति देखना है। अब ये हम देख करके हमारी अवस्था जो है, अब अपने शरीर की प्रकृति, शरीर की अवस्था, शरीर के साथ इसका तालमेल कैसे बैठ रहा है ये भी देखना इतना ही जरूर है। आहार तो नियमित ग्रहण करना ही है, ये तो अनिवार्यता है। बिना आहार के तो शरीर चलेगा भी नहीं, बिना आहार के तो शरीर बनेगा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि एक बार माता के गर्भ में हमने शरीर बना लिया तो फिर वही शरीर जिंदगी भर जो है चल जाएगा, वैसा नहीं है साहब। शरीर तो प्रति क्षण बनता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रतिदिन की हमारी आवश्यकता रहने वाली है। इसलिए शरीर कैसा है
उसका आधार आहार कैसा है। आहार कैसा है, क्योंकि आहार के ही घटक शरीर बना रहे हैं। अब शरीर मतलब क्या, आपको शरीर की दृष्टि से शरीर के सर्व अंग उपांग का विचार करना अनिवार्य है। शरीर में सिर के ऊपर बाल भी है, शरीर के अंदर आपका बुद्धि का भाग भी है, स्मृति का भाग भी है, आंख भी है, और शरीर में पूरी तरह से पैर भी है, नाखून भी है, पैर के तलिए भी है, दांत भी है। प्रत्येक अंग को किसी न किसी घटक की आवश्यकता अनिवार्य, उसके बिना बनेगा नहीं, उसके बिना चलेगा नहीं। हम उपेक्षा कर दें कि चलो चलो छोड़ दो भाई, बाल की बात तो क्या देखना, बाल के हिसाब से आहार करना है क्या, बाल को देख करके आहार करना है क्या। अरे भाई, नहीं करोगे तो बाल के लिए भी, बाल का भी आरोग्य बिगड़ जाएगा। बालों का भी अपना एक आरोग्य है ना, उसके लिए उसकी दृष्टि से तो बहुत ज्यादा। चलो पुरुष लोग जो है वो बालों की उपेक्षा कर दें, महिलाएं तो नहीं कर सकती है ना, तो उनको तो, महिलाओं के लिए तो उनके बाल भी उनके लिए बहुत अनिवार्य अंग बन जाते हैं। पुरुष के लिए ठीक है, चलो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बालों के लिए भी जो आवश्यक है वो घटक आहार में है कि नहीं है, या बालों के लिए जो चाहिए उससे विपरीत घटक आहार में है, तो बालों का नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल होगा साहब। अब वो एक एक अंग हम बाद में देखेंगे, सब दृष्टि से सोचना पड़ेगा। अब आई हमारी जो है चेहरा है, अंदर क्या देखेंगे कि लोग, अधिकांश महिलाओं का तो लक्ष्य बाहरी लक्ष्य होता है, बस वो चेहरा सजा दिया, और नहीं भी तो कुछ भी लाल पीला कोई सफेद लगा दिया तो हो गया सुंदर, सब दिख गया बस। उनका तो लक्ष्य उतना ही है, दूसरे को सुंदरता दिख ले बस बहुत हो गए। क्यों साहब, अंदर जो है स्मृति है तो उसके लिए भी कोई आहार चाहिए कि नहीं, मेमोरी के लिए भी आहार कोई चाहिए, बुद्धि के लिए भी आहार चाहिए। आंखों के लिए कौन सा आहार चाहिए साहब, आंखों के लिए कौन से घटक हमारे आहार के अनिवार्य है कि जिनको हम जोड़ सकते हैं, जिनको हम आहार के अंदर साथ में शामिल कर सकते हैं। आहार में आंखों के विपरीत अगर घटक मिल गए तो आंखों की रोशनी का नुकसान जरूर हो, ये बात निश्चित समझिए। अब सबसे बड़ी बात है चमड़ी। अब चमड़ी के हिसाब से भी आहार को देखना कि नहीं देखना, अब वो भी आप प्रयत्न कर लीजिए, समझे कि नहीं तो और मुश्किल हो जाएगी। चमड़ी के ऊपर भी आहार की असर तो होनी ही है। अब कौन सा आहार, कैसा आहार, कैसे घटक और किस प्रकार की गुणवत्ता वाला आहार हमारी चमड़ी के लिए अनुकूल रहेगा, और किस प्रकार का विपरीत हो गया तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसान कर लेगा। अब महिलाएं तो अपनी चमड़ी के लिए कितने सजग हैं, कितनी जागृत होती है साहब, उनके लिए तो चमड़ी का लक्ष्य रखना बहुत प्राथमिकता रहती है उनकी। लेकिन कई बार वो अपनी स्किन के लिए ऐसे विरुद्ध घटक वाले आहार ले लेते हैं तो चमड़ी के रोग भी उनको शुरू हो जाते हैं। स्किन डिजीज जो है, कई प्रकार के स्किन डिजीज है दुनिया भर के अंदर, जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कितने प्रकार के स्किन डिजीज कहाँ से आए, क्यों आए, किन कारणों से आए सब, तो वो कारण भी आहार के अंदर ही मिलने वाले हैं सब। देखिए दोनों बात है, आरोग्य के घटक भी आहार में और रोग के घटक भी आहार में। जब आहार बिगड़ेगा तो प्रकृति जरूर बिगड़ेगी, आहार के अंदर विकृति आ गई तो प्रकृति में विकृति आ जाएगी, प्रकृति में विकृति आएगी तो प्रकृति बिगड़ेगी, तो शरीर के अंदर रोग बीमारी आएगी। जो हमने लास्ट टाइम में समझा था, क्या समझा था, आहार की प्रकृति, शरीर की प्रकृति, दोनों को मैच करने की कोशिश करिए बस। ये एक नियम जो है सभी अच्छी तरह से स्वीकार लें
मैं मेरी प्रकृति से विरुद्ध प्रकृति वाला आहार ग्रहण नहीं करूंगा। बस एक बात, इतना सा छोटा सा नियम आप स्वीकार कर लो, फिर देखो आपके लिए कितना काम हो जाएगा, कितना बड़ा काम हो जाएगा, सोचिए। लेकिन अब इतनी छोटी सी बात को कितने लोग समझते हैं? मैं समझता हूं 99% लोग नहीं समझते। बोलिए तृप्ति बहन, बोलेंगे मैंने क्या नियम बोला है? मैं अपनी प्रकृति के विरुद्ध आहार नहीं लूंगी। मैं अपनी प्रकृति के विरुद्ध प्रकृति का आहार नहीं ग्रहण करूंगा। अब देखिए साहब, आपके शरीर की वात पित्त कफ की प्रकृति है, वैसे ही प्रत्येक पदार्थों की, आहार के प्रत्येक पदार्थों की वात पित्त कफ की प्रकृति है। अब उनके कारण आपकी प्रकृति को अनुकूलता आ रही है कि विपरीतता आ रही है, बस ये आपको देखना है। तो उनके अंदर जो है वैसे गुणधर्म विरुद्ध है कि कौन से हैं? अब जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, मेरी प्रकृति इस समय वात प्रकृति बनी हुई है और फिर भी मैं छोले पूरी खाना ज्यादा पसंद करता हूं। अब जिसके अंदर जो है वायु को बढ़ाने का गुणधर्म हो गया, अब वो वायु को ज्यादा बिगाड़ने वाली है और बढ़ाने वाली है। लेकिन अब मैं क्या बोलूंगा साहब, મને તો એ જ ભાવે છે, મને તો એવું જ ભાવે છે, મને તો એવું જ ગમે છે, મારે તો એવું જ જોઈએ છે। अब उसका क्या होगा फिर? आपकी प्रकृति बिगड़ेगी। ऑलरेडी आपकी प्रकृति बिगड़ चुकी है, वात प्रकृति हो चुकी है। अब जब वात प्रकृति हो चुकी है फिर भी वात वर्धक ही खा रहे हो, वायु को बढ़ाने वाला ही खा रहे हो, अब वो रोग आपका 10 गुना ज्यादा बढ़ेगा। नंबर 1 हार्ट डिजीज, वायु का प्रकोप है। नंबर 2 घुटनों का बिगड़ना, वात प्रकोप है। नंबर 3 आपको कमर दर्द वगैरह, पैरों में दर्द ज्यादा है, वात प्रकोप है। अब कितने वायु के तो कितने प्रकार हो गए, कितने रोग वायु कारक है। अब उसमें भी आप अभी छोड़ने को तैयार नहीं हो, उसमें भी आप और वायु कारक पदार्थ खा रहे हो, तो कितना बड़ा नुकसान होगा। अब वो और भी उड़द आपको फिर वायु बढ़ाएगा, छोले पूरी चने जो है वो आपको वायु बढ़ाएगा, और खास करके तले हुए पदार्थ आपको और वायु को प्रकोपित कुपित करेगा साहब। ऐसी स्थिति में आप फिर जो है अपनी वात प्रकृति बढ़ाओगे। अब जैसे वायु बढ़ गया है शरीर के अंदर, अब वायु के कितनी शाखाएं हैं, कितने डिजीज हैं, रूमेटिज्म है, आर्थराइटिस है, गाउट है, साइटिका है, ये सारे वायु के प्रकार हैं, वात प्रकोप के लक्षण हैं। अब ऑलरेडी those who are suffering from the sciatica, already the person, those who are suffering from the gout and rheumatism and arthritis, अब वो और ज्यादा वायु कारक पदार्थ खा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? और बिगड़ेगा उनका, और ज्यादा नुकसानकारक होगा। अब ये किसको मालूम है, कौन समझते हैं? वाल छे, वालोर छे, वाल पापड़ी है, इधर जो है पत्ता गोभी है, ये जो है कई चीजें ऐसी है, ये चने हैं, छोले हैं, काबुली चना है, या ये है या वो है। और फिर जब उनको तकलीफ आती है, किसी को बोलो, नहीं मैं तो એટલું તો ચાખ્યું છે ને, मैं क्या વધારે ખાધું છે, जरा એમને બહુ આગ્રહ કર્યો ને એટલે થોડું લીધું, બાકી क्या લઉં છું। अब उनको ये कैसे पता चल रहा है कि थोड़ू लीधु के वधारे लीधु? आप थोड़ा भी जो है अपनी प्रकृति के विरुद्ध लोगे तो फिर नुकसान तो होना ही होना है। तो ये अगर नियम समझ में आ जाए, जिन लोगों को घुटनों की तकलीफ है, नी प्रॉब्लम है, तो आप खाली जो है ऑपरेशन करा के नी रिप्लेसमेंट करा लेंगे, मतलब आपकी प्रॉब्लम मिट गई क्या? फिर आप ये सोचो ना ना हवे तो गमे ते खवाय ने, हवे शू वांधो छे, अभी तो हमने नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन तो करा लिया है,
फिर क्या तकलीफ है? भाई साहब ऐसा नहीं है, लोग 10 बार ऑपरेशन कराने लग गए आज तो। वो तो ये सोच रहे हैं कि भाई कार के अंदर स्पेयर पार्ट बदलाते हैं, बॉडी में भी स्पेयर पार्ट बदलाते चलो, क्या फर्क पड़ता है, होने दीजिए सब। एक बार बाईपास करा ली है, 5 साल के बाद दूसरी बाईपास करा ली, फिर वापस तीसरी बार पास। और ये भी नहीं पूछते डॉक्टर को कि भाई साहब मैंने एक बार बाईपास कराई तो दूसरी बार क्यों करानी पड़ रही है, क्या मैंने ऐसा किया? अरे पूछो तो सही ना, अपने डॉक्टर से पूछो। अब डॉक्टर बोलते मैं बता दूंगा तो फिर ये बाईपास नहीं कराएंगे तो मेरी दुकान कैसे चलेगी सर, ये भी एक तकलीफ है सर। अरे आपको ये देखना है बाईपास का कारण कोलेस्ट्रॉल है। अब कोलेस्ट्रॉल किससे बढ़ रहा है, किसमें से ज्यादा हो रहा है, उतना तो समझ सकते हो कि नहीं? अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले आहार को आप छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो? जो मेन चीज है ट्राइग्लिसराइड जो है, अब वो आप जो है फैट वर्धक जो भी चीज है वो तो छोड़ो ना कम से कम। कि आप खाली डॉक्टर को ही फायदा कराना चाहते हो और अपने शरीर का नुकसान होगा तो चलेगा? ऐसी मानसिकता वाले समझदार नहीं कहलाते हैं भाई साहब। उनको पहले समझ लेना चाहिए कि मैं बड़ी गलती कर रहा हूं। अब कोलेस्ट्रॉल वर्धक आहार बिल्कुल सर्वथा त्याज्य होना ही चाहिए, लेकिन अब क्या करूं, मुझे तो भाता ही वो है। अब घर में झगड़ा होता है, पिज्जा तो खाना ही है, पास्ता तो खाना ही है, बर्गर तो खाना ही है, चीज तो डालनी है, पनीर तो खाना ही है, नहीं तो ताकत कहां से आएगी? ये सारी दिमाग के अंदर ऐसी बातें हम भर के बैठे हैं और फिर सोचते हैं साहब अब ये क्यों हो रहा है? जो 60 बरस की उम्र में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चाहिए था वो आज 30 बरस की उम्र में क्यों हो रहा है? क्यों, क्या कारण क्या है? तो क्या हमने आहार के अंदर कौन से गुणधर्म देखे हैं साहब? आहार के अंदर कौन से घटक ऐसे हैं? अभी भी हम अगर कोलेस्ट्रॉल वर्धक ही खा रहे हैं तो फिर डॉक्टर तो कोई कुछ नहीं करेगा। आप एक बार बाईपास करा लो, 2 बार बाईपास करा लो। एक महिला हमको मिली थी बंबई के अंदर, बोले मैंने महाराज 7 बार तो ऑपरेशन करा लिए, शरीर के 7 ऑपरेशन मेरे हो गए। मैंने कहा आप वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लो भाई साहब, 7 बार के बजाय 14 बार 15 बार करा लेके आपका गिनीज बुक में नाम आ जाएगा। करोड़पति तो वैसे ही हो, तो क्या फर्क पड़ता है? हर साल एक एक 2 ऑपरेशन कराते ही जाओ, कराते ही जाओ। अच्छा है डॉक्टर लोगों के ऊपर आप बहुत बड़ा उपकार करेंगे। नहीं नहीं महाराज, ये तो बात, अब 7 ऑपरेशन के बाद तो मेरे शरीर की हालत तो ये हो गई है कि अब सच कहूं तो मुझे सुसाइड के विचार आते। मैं शरीर से थक गई, मैं तो ये शरीर ही छोड़ देना चाहती हूँ बस। कई बार जो है ये चाहती हूँ या तो ऊपर से जाके गिर जाऊं या चाहे समुन्द्र में चली जाऊं। मैंने कहा क्यों, करोड़पति है फिर आपको क्या तकलीफ है? इतने तो करोड़ों रुपए हैं आपके पास, लीला लहर है सब, फिर क्या तकलीफ है आपको? अरे साहब क्या बताना, ये भी तकलीफ है, ये भी तकलीफ है, ये भी तकलीफ है। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है, पैसा बहुत बढ़ गया है तो लोगों को खाना भी बहुत बढ़ गया है। पैसा बहुत बढ़ गया है तो लोगों को लग्जरियस लाइफ जीने की इच्छाएं बहुत बढ़ गई है सब। 1 मिनट में फोन करके फटाक से 500 रुपए का पिज्जा मंगा लो सब। अरे भाई साहब डॉक्टर बोल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल आपका इतना हाई है, ओवर हाई है। પણ મારા શું કરવું હવે કે દાલ ઢોકળી તો ભાવતી નથી ને ખીચડી કઢી તો ભાવતી નથી ને રોટલી શાક તો ખાવા નથી ને આમ તો આમ છે ને એ જ ભાવે છે। अब मैंने कहा बोले बहुत अच्छी बात है, जल्दी खाओ जल्दी मरो, ज्यादा खाओ जल्दी मरो, ये नियम है साहब, छोटे छोटे नियम है। अब आपको हंसना आता है कांति भाई, लेकिन ये नियम बने हुए हैं। क्या है, जितना ज्यादा खाएंगे लोग जल्दी मरेंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे वो भी जल्दी मरेंगे साहब। प्रमाण में ज्यादा खाएंगे, क्वांटिटी ज्यादा खाएंगे वो भी जल्दी मरेंगे। अब कुछ चल पड़ा है, लोग जो है बोलते पानी पियो, सुबह उठकर एक साथ में 1 लीटर पानी पियो। ये भी ने कहा ये क्या बात है भाई साहब 1 लीटर पानी पीने की? नहीं नहीं ये जो है ना हाइड्रोथेरापी है, ये ऐसा है, ये वैसी थेरापी है, 1 लीटर पानी मैं रोज सुबह पीता हूँ। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो साहब, अच्छा क्या फायदा हुआ?
कितने फायदे में गया, क्या क्या हुआ समझ। अब परिस्थिति ये आई तो 3 बरस के बाद मिलने के बाद बोले महाराज मेरे तो किडनी के प्रॉब्लम बढ़ गए, किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ गया है, अब ये परिस्थिति है, अब ये परिस्थिति है। तो मैंने कहा अभी भी आप पानी कम करना चाहते हो? नहीं नहीं, मेरे को जो है उन्होंने खास डॉक्टर ने सलाह दी है कि आप बढ़ाओ, 1 लीटर नहीं 1.25 लीटर पियो। मैंने कहा जल्दी मरो भाई, अब क्या करना बोलिए। जब दिमाग ही उल्टा चल रहा है, अक्ल उल्टी चल रही है, बुद्धि उल्टी चल रही है, सब करना क्या, करना है। सुबह में उठ करके 1 लीटर पानी पीना और हर घंटे आधा लीटर पानी पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। भाई साहब ऐसी परिस्थिति आई कि दोनों किडनी खराब हो गई और फिर बाद में जल्दी मरना पड़ा उनको, समझे कि नहीं। ऐसे तो मैं आपको एक नहीं कई एग्जाम्पल दे दूं। भाई किडनी की कैपेसिटी कितनी है आपकी, एक बार में किडनी आपका कितना फिल्टर कर सकती है, एक बार में किडनी जो है कितना यूरिन तैयार कर सकती है। आप एक साथ में इतना पीने लग जाओगे तो ये क्या हो जाएगा। देखिए अतिरेक तो फिर कहीं पर भी होगा, किसी भी पद्धति में अतिरेक होगा तो अति की तो गति नहीं है। पहले ये तो समझना ही पड़ेगा, हर हालत में ये समझना पड़ेगा। कहीं पर भी अतिरेक टालने की कोशिश करी तो मैंने पहला मुख्य हेतु दिया है, शुद्धता किसकी है, कितने प्रतिशत शुद्धता है, आहार शुद्ध है कि अशुद्ध है। आपने इसका निर्णय किया कि नहीं किया, क्या निर्णय किया इसके बारे में आपने। शुद्ध अशुद्ध का मतलब यह है कि मान लो आप तली हुई चीजें खा रहे हो तो जो तेल है वो शुद्ध है कि नहीं है, जिसमें बना रहे हो जिसमें तल रहे हो वो शुद्ध है कि नहीं है। मान लो कि आप पिज्जा खा रहे हो, मान लो कि आप उसके अंदर जो है खास करके चीज खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, अरे पहले उसकी शुद्धि तो देखो ना। पहले नंबर पर शुद्धि देखिए, दूसरे नंबर पर प्रकृति देखिए, तीसरे नंबर पर अपना निर्णय करके बैठिए। पहले अपनी प्रकृति का निर्णय करो, फिर बाद में मुझे कौन सी प्रकृति का कैसा आहार खाना है वो निर्णय करिए। अब दोनों तरफ का ज्ञान बढ़ना चाहिए, दोनों तरफ का ज्ञान बढ़ा हुआ होना चाहिए सर। कैसे बढ़ाएंगे आप? हर व्यक्ति को पहले अपनी प्रकृति का निर्णय कर लेना जरूरी है, प्रतिदिन करना है आपको, प्रतिदिन। ऐसा भी मत समझिए कि एक बार जो प्रकृति हो गई वो बन गई वो परमानेंट रहेगी क्या, ऐसा भी मत समझ लेना। हाँ, कई बार वात प्रकृति होने के बाद वर्षों तक वात प्रकृति चलती रहती है, अगर आप नहीं बदलोगे तो। कई बार कफ प्रकृति होने के बाद वर्षों तक कफ प्रकृति चलती रहती है। कई बार पित्त प्रकृति बढ़ने के बाद वर्षों तक पित्त प्रकृति चलती रहती है। क्यों चलती है? उनकी बुद्धि उल्टी चलती है, दुर्बुद्धि चलती है। वो विपरीत आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से बुद्धि बिगड़ने से शरीर बिगड़ेगा। अब जिन लोगों की पित्त प्रकृति ज्यादा हो चुकी है, बिगाड़ दिया है आपने पित्त धातु को, प्रकृति को, और फिर बोलते हैं सुबह उठते मैं तो चाय पीऊंगा, नहीं नहीं डबल चाय पीऊंगा, नहीं नहीं और कड़क करके पीऊंगा। अब वो भाई साहब समझ लो कि वो जिंदगी भर अपनी प्रकृति पित्त प्रकृति को बढ़ाते रहे, अब वो अपनी प्रकृति को नहीं सुधार पाए। न शरीर का ख्याल है, न पदार्थ का ख्याल है, न प्रकृति का विवेक है, न वस्तु की प्रकृति का विवेक है, और न वस्तु के आहार की वस्तु के कारण पित्त प्रकृति बिगड़ रही है उसकी भी अक्कल नहीं है। ऐसे उनकी मेमोरी जो है बन चुकी है, वो खुद अपने हाथों से अपने शरीर को बिगाड़ करके रोगग्रस्त करते हैं। ध्यान रखिए, शरीर के हिसाब से खाना है, शरीर की प्रकृति के निर्णय से खाना है, मति ज्ञान की मेमोरी से नहीं खाना है, आदतों से लाचारी बना करके नहीं खाना है, स्वभाव की लाचारी बना करके जिद पकड़ करके नहीं खाना है। ये गलती मत करना, नहीं तो जिंदगी भर के लिए परेशानी बन जाएगी।
और आज की तारीख में सैकड़ों लाखों लोग ऐसे हैं जो अपनी एक आदत बना चुके हैं और उन आदतों के व्यसनों के अधीन हो गए। आदत मतलब क्या है? बार बार वही चाहिए, बार बार वही चाहिए, बार बार उसके बिना नहीं चलेगा। शरीर को आवश्यकता नहीं है, शरीर मांग भी नहीं रही है, शरीर की आवश्यकता नहीं है, मात्र उनकी आदत से वो लाचार है। अब वो आदतों की लाचारी, शरीर के बिगड़ने पर भी खाते रहना है, शरीर के बिगड़ने पर भी चाहिए सब। अब ये कैसी समस्या है साहब? कई घरों में हम देखते हैं तो सुबह में चाय और चाय के साथ कुछ नमकीन तो चाहिए। फिर अखबार वाला आ जाता है, तब जो है, एक पत्नी ने कहा कि मैं मंदिर जा रही हूँ, क्या मैं जल्दी चाय बना के रख के चली जाऊं? नहीं नहीं, रुको रुको रुको, अभी वो पेपर वाला नहीं आया है, रुको, पहले पेपर वाला आएगा तब आप चाय रखो। पत्नी कह रही है कि भाई साहब आज बिना पेपर के चाय पी लो ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करना सब आप। फिर मैं पेपर तो चाहिए ही चाहिए, पेपर तो पढ़ता रहूंगा, धीरे धीरे जो है चाय पीता रहूंगा। फिर एक घूंट चाय पीऊंगा और फिर थोड़ी चने की दाल जो तली हुई लाल मिर्ची वाली है, कुछ पकौड़ी है, कुछ उसके साथ ये है, कुछ चकरी है, कुछ ऐसी आइटम तली हुई नमक मिर्ची वाली, वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं खाता भी रहूंगा और फिर पेपर पढ़ता रहूंगा। अब भाई साहब पेपर पढ़ते पढ़ते चाय जल्दी पूरी हो गई तो चिल्लाते हैं, तो चाय ओછી કેમ બનાવીને આપે છે, મારે હજી पेपर अर्धू बाकी છે, लेकिन दूसरी बार बनाओ। तो कि ठीक है, अब दूसरी बार चाय बना के ला करके दी, तो सेव चिवड़ा कम क्यों रखती है? देखो अभी मेरा आधा पेपर बाकी है, समझेंगे। अब भाई साहब 1 घंटे तक पेपर पढ़े, वहां 1 घंटे तक इनकी चाय चलनी चाहिए, 1 घंटे तक इनकी सेव चिवड़ा चलना चाहिए। पत्नी ने कहा लो ऐसा करो, मैं पूरा टोप भर के ही चाय बना के रख देती हूँ, पीते रहना। ठीक है साहब, पति राजी हो गए। अब पत्नी तो चली गई मंदिर साहब, वो बोलती मैं 2 बार 3 बार 4 बार कैसे बनाऊंगी? फिर पत्नी आई मंदिर जाकर के तो झगड़ा करने लगे, तो एक हाथे आटली बधी चा बनावी जाए कोई ठंडी थई जाए, હું શું કરું પછી? મને તો पेपर વાંચતા थोड़ी खबर પડવાની છે। तो पत्नी ने दूसरे ने क्या, थर्मस लाई, थर्मस लाकर चाय भर के थर्मस रख दिया और पूरी थैली जो है वो सेव चिवड़ा गांठिया चारों डब्बे उनके पास रख दिए। तमे आखो दिवस आज पीधे राखो, बीजू शू थाय? ऐसा करने पर आप हंसते हो कांति भाई, लेकिन हुआ ऐसा कि आखिर टाटा हॉस्पिटल में गए तो टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोला भाई साहब आपका तो लीवर खराब हो गया और आपको जो है पैनक्रियाज के और लीवर के साथ में कैंसर की गांठ शुरू हो गई। अब तो भूल से भी मत पीना, चाय भी मत पीना और ये खाना भी मत है बिल्कुल। अब वो घर आकर के रोने लग गए, भाई साहब मने कैंसर केम थयो, मने कैंसर केम थयो? तो पत्नी बोलती है हजी अक्कल आवे तो हारू छे। तो कि भाई एम थोड़ी जल्दी छूटी जाए, धीरे धीरे छोड़ूंगा, धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे देखूंगा, धीरे धीरे देखूंगा। अरे जब कैंसर की शुरुआत हो गई और अभी भी आपको धीरे धीरे इच्छा हो रही है। सुबह सुबह पत्नी ने सोचा कि अब मैं तो मंदिर ही चली जाती हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे, मैं तो चाय भी नहीं बनाऊंगी, ये कुछ भी नहीं। वो मंदिर जाकर के 1 घंटे के बाद आएगी। अब ये भाई साहब जो है अपनी तरह से परेशान हो गए। तो चलो ठीक है, 2 दिन के बाद उन्होंने पत्नी को कहा तू मने शीखवाड़ी तो दे कि चाय कई रीते बनावे, बाकी बधु तो बाजार मांथी रस्ता ऊपर थी लई आवीश। अब वो रस्ते पर से 4 चिवड़े वगैरह सब ला करके टेबल पर रख दिया। अब चाय बनाने के लिए पत्नी कहती हवे हजी तमाराथी नहीं छूटतो, अभी भी नहीं छोड़ना है, कैंसर की स्टेज जो है बढ़ती जाएगी, आप फर्स्ट स्टेज में जल्दी ऑपरेशन करा लो। तो क्या नहीं 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 मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कराऊं। आखिर ऐसा हुआ जब दूसरी बार 2-4 महीने के बाद दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा अब इतना बढ़ गया है कि अब मैं तो नहीं करूंगा ऑपरेशन, अब रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है आपका, क्योंकि वो लीवर के साथ पैनक्रियाज का और इतना कॉम्प्लिकेटेड है
कि वो मैं ऑपरेशन करने जाऊं तब मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं भाई साहब, मैं तो नहीं करूं। अब क्या करना कैसे चाहिए साहब, सोच लो आप, सुनो। ऐसी आदतों तो मतलब अनेक प्रकार की आदतें, अनेक प्रकार की आदतों से लाचार है। कई लोग चाय के अधीन हो जाते हैं, कुछ लोग कॉफी के अधीन हो जाते हैं, कुछ लोग अल्कोहल के अधीन हो जाते हैं, कुछ लोग जो है ये पान पराग तंबाकू के अधीन हो जाते हैं। न मालूम कितने प्रकार की आदतों की लाचारियां बन जाती है, और इतनी लाचारियों से अपने शरीर का नुकसान कितना कर रहे हैं साहब, कोई सीमा नहीं है। सोचिए, आप लोग सर्च करिए थोड़ा सा। अभी ये जो है आजकल ब्रेड भी कैंसर कारक हो गए हैं, चीज भी कैंसर कारक बन चुकी है। ये नहीं है कि खाली तंबाकू ही कैंसर कर रही। और ये तो कौन सोचता है कि चाय पीने से कैंसर होता है, ये तो कौन सोचता है। तो वो और लड़ने आएंगे सामने, मैं अकेला थोड़ी पीता हूँ, हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोग चाय पीते हैं, बधाने क्या कैंसर થઈ ગયું છે, क्या બધા मरी गया છે। अब उनके साथ लड़ो, बौद्धिक लड़ाई भी लड़ो, बुद्धि की लड़ाई से भी उनके साथ लड़ो, क्या करना कैसे कर। तो वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक कहावत आपको शायद याद होगी कि विनाश काल जब उनका खुद का आता है तो बुद्धि उल्टी चलती। अब वो विपरीत बुद्धि वाले बन गए हैं। अब उनको तो छोड़ ही दो, भगवान ही बचाए उनको साहब, बस बात। अब उनका कोई नहीं है, अब उनका रखवाला भी कोई नहीं, उनको कोई नहीं बचा सकता। अब जो भी शराब पिएंगे, अल्कोहल लेंगे तो लीवर तो खराब होना ही, निश्चित होना है। कोई भी टोबैको प्रिपरेशन लेंगे तो निश्चित रूप से लीवर खराब होना ही होना है। अब ये जब समझ ही नहीं है, वो अपने शरीर पर निरर्थक अत्याचार कर, नहीं तो जिंदगी के अंदर हार्ट और किडनी दोनों जो है जिंदगी की अंतिम क्षण तक भी नहीं बिगड़ सकती है। और थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, हार्ट भी आपके वायु के आधार पर चल रहा है, और किडनी भी हमारे वायु के आधार पर चल रही है। शरीर का जो मेटाबॉलिज्म जो है ना, वो हमारे इस वायु के कारण है। और प्रकृति बिगड़ गई तो इम्यूनिटी आपकी खराब हो जाएगी। आप इस पर ध्यान दीजिए। इम्यूनिटी का पूरा आधार प्रकृति पर है। इम्यूनिटी के पूरे आधार का समानता किसकी, वात पित्त कफ के लेवल पर है। इम्यूनिटी का पूरा आधार आपके जठराग्नि, पाचक अग्नि जिसको बोलते हैं, उस पर आधार है। अगर आपने पाचक अग्नि का ध्यान ही नहीं दिया तो फिर आपका जो है जठराग्नि नष्ट ही हो जाएगा साहब। एक तो गर्म फ्रेश वस्तु खा करके आपको शरीर को निरोगी रखना है। जो घर में रसोई में बन रहा है गर्म वस्तु है, दाल भी गर्म है, सब्जी भी गर्म है, रोटी गरम गरम आ रही है, चावल भी गर्म, तो उस व्यक्ति का वात प्रकोप वैसे ही शांत घट रहा है। गर्म वस्तु आपके वायु को जो है वैसे भी ठीक करने वाली है। अब इसका उल्टा आप खुद ही बोल दीजिए साहब। बोलो चंद्रेश भाई, इस सेंटेंस का अपोजिट क्या बोलेंगे आप? चीज खाने से वायु हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि गर्म वस्तु वात प्रकृति को मिटाती है, इसका अपोजिट ये है कि ठंडी वस्तु वात को बढ़ाती है। अब आप इतना ही समझ लीजिए। फ्रिज का लिया तो फिर वायु बढ़ी सब, एसी में रहे तो रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, गाउट, साइटिका बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे सब। पंखे के नीचे ही बैठना है, पंखे के नीचे ही सोना है, पंखे के नीचे ही रहना है, तो आपका वायु प्रकोप जिंदगी में कभी नहीं मिटेगा साहब। एसी में ही रहना है, एसी में ही आपको, अरे घर में एसी, नीचे उतरो तो गाड़ी में एसी, गाड़ी से ऑफिस में जाओ तो ऑफिस में एसी। ये आर्टिफिशियल लाइफ जो है आपको जॉइंट्स के तकलीफ, रूमेटिज्म के, आर्थराइटिस के, गाउट के, साइटिका के, वात प्रकोप को बढ़ाने वाला एसी है, पंखा है और फ्रिज है। ये हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं है साहब। आप देख लो हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जो टेम्परेचर जिस प्रकार था, तो लोग जो
टेम्परेचर के साथ जीवन जीते थे। उनको वहां पर अपने शरीर के लिए बरोबर मेंटेन करना है। वो एसी का यूज नहीं करते थे, फ्रिज तो घरों में ही नहीं था, पंखा भी यूज नहीं करते थे। वो प्रकृति के साथ जीवन जीते, कुदरत के साथ। बस वो जीवन उनका सही था, तब इतनी बीमारियां नहीं थी। और आज जो है लोगों को बिल्कुल आर्टिफिशियल लाइफ जीना। क्या आपको ये मालूम है कि एसी आपको ऑक्सीजन देता है? कोई तो किसी को तो नॉलेज होगा ना साइंस का। मीना बेन जी, कैन यू शो दैट? डू यू थिंक दैट एसी इज गिविंग यू द ऑक्सीजन? फ्रीज इज गिविंग यू द ऑक्सीजन? If the freeze is not giving No. you oxygen, in the freeze, can you say that in the freeze is there any oxygen? Never it is possible. Then all the fruits, vegetables, anything, whatever you are storing in the fridge, then what will happen? Anything which is already in the fridge, it has no oxygen at all. Then what will happen, you see? Even your AC machine, it is not providing you any type of oxygen, not at all. Then what will happen? Already for the AC, to run the AC, you have closed all the windows and doors of your house. And you are just living in that. You are feeling that coolness according to the AC. But even that from AC, the oxygen is not coming. And in house, when you have closed all the windows and gates, there will be no circulation of the oxygen. ऐसे घर में आप रहो भी 24 घंटे रहो तो भी ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? हम साधु संत है, कई बार घरों में भिक्षा के लिए, गोत्री के लिए जाते हैं, तो जैसे ही वो दरवाजे खोलते हैं, हम तो बाहर से अंदर जाते हैं, तो या तो उनके किचन की गैस भरी होती है या उनके घर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ही नहीं रहता है। मेरे जैसे को तो उनका घर अवॉइड करना पड़ता है। नहीं, वो तो महिलाएं तो बोला थे, महाराज पधारो पधारो, रोटी सब्जी दाल चावल सब तैयार है। मैंने कहा घर में अगर मैं आऊं और 4 मिनट मुझे गोदरी भरने के लिए भी रुकना पड़े तो आपके घर में तो ऑक्सीजन ही नहीं। तो मैं उनको कहता हूँ ठीक है, मैं ऊपर जाके नीचे आता हूँ, तब तक आप जो है घर की खिड़की दरवाजे खुले रखो। फिर मैं आया, फिर मैंने उनको पूछा तो महाराज खिड़की दरवाजे खोल देंगे ना तो धूल मिट्टी आती है, और फिर जो है खिड़की दरवाजे खोल देंगे तो फिर तो जो हमारा एसी का सब एटमॉस्फेयर ही खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई दरवाजे के ऊपर से ही आपको राम राम कर देते हैं, धन्यवाद आपको। अब 1-2 मिनट उनको खिड़की दरवाजे खोलने में घर में धूल मिट्टी आ जाती है, डस्ट आ जाती है, फिर मेरे को साफ करना पड़ेगा ना, फिर पोछा लगाना पड़ेगा ना, फिर इतना करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? हमेशा ही बंद रहते हैं, हमेशा ही बंद रखते हो। अब मैंने कहा आपका हार्ट कैसे फंक्शनिंग करता है? तो महाराज मैं तो हार्ट प्रॉब्लम से तो बहुत ही परेशान हूँ। मैंने कहा और ज्यादा रहेंगे सर, खाली आप एक ही काम करो, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, आप टेरेस पर जाकर ऑक्सीजन लेना शुरू करो, फिर देखो कैसा है। मैंने इतना सा समझाया उनको, और फिर उन्होंने तो वास्तव में टेरेस पर जाकर के ऑक्सीजन लेनी शुरू कर दी। डॉक्टर ने बोला आपको कोई हार्ट तकलीफ नहीं है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हो, आपका हार्ट भी अच्छा है। तो मैंने कहा अभी अक्ल आती हो तो और सुधर जाओ, जल्दी सुधर जाओ। आपकी रिक्वायरमेंट जो ऑक्सीजन की है वो आपके घर के खिड़की दरवाजे बंद रखकर ऑक्सीजन एसी चलाने से नहीं मिल रही है। आपको कोई दवाई की जरूरी नहीं है। अरे महाराज रोज नी 25 तो गोलियों खाओ छो, तमे मने ना पाड़ो छो हार्ट की तकलीफ नहीं। मैंने कहा ये सब गोलियां फेंक दो और टेरेस पर जाकर के ऑक्सीजन लो और थोड़ा प्राणायाम करो, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, कोई जरूरत। अब विश्वास तो लाओ पहले। और आखिर इनको विश्वास आया, टेरेस पर गए ऑक्सीजन लेना, फिर योगा करना, थोड़ा प्राणायाम करने लगे, 25 गोलियां बंद हो गई, एक भी गोली लेनी नहीं पड़ी। मैंने कहा आप खिड़की दरवाजे खुले रखो, एसी बंद कर दो। महाराज साहब પછી કેવી રીતે થશે ને કેમ થશે ને રોજ ધૂળ માટિયા
मैंने कहा आएंगे, धूल मिट्टी आएगी तो दिन में 2 बार झाड़ू निकाल, 2 बार साफ करना, सुबह शाम दोनों टाइम कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 24 घंटे बिना ऑक्सीजन के कैसे जीवन जी रहे? थोड़ी बहुत तो अक्ल है कि नहीं? 40 वर्ष की उम्र की महिला, और उसने ऐसी मानसिकता और बुद्धि बना ली साहब। अब ऐसे तो घर घर के अंदर ये हालत है, कई घरों में ये हालत है। ना तो घर में धूप आने देते हैं, ना घर में ऑक्सीजन आने देते हैं, और रहते हैं 20 मंजिल पर, 30 मंजिल पर, 40 मंजिल पर। मैंने कहा धूल आएगी, मिट्टी आएगी तो साफ सुथरी कर लेना, लेकिन ऑक्सीजन के बिना जी रहे हो। आज के कलयुग में लोग अगर इन पैसों के अहंकार में से बाहर निकल करके आर्टिफिशियल लाइफ जीना बंद कर दे, 50% बीमारियां आज बंद हो जाए। 50% बीमारियां आज बंद हो जाए। लिव विद द नेचर, नॉट लिव विद इन द आर्टिफिशियल लाइफ, नॉट लिव इन द नेचर। तो ये अगर हम थोड़ा सा शुरुआत कर दें, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है। आप रहिए अच्छी तरह से विद द नेचर। शुद्ध हवा जरूर चाहिए, शुद्ध पानी जरूर चाहिए। अब सवाल आया प्रमाण का। आहार पानी के लिए कैसे जीवन? आज भी अगर मैं आपको पूछूं मीना जी, डू यू थिंक दैट हाउ मेनी डिजीज इन द urban area and how many disease in the village area? Can you define both the side? The How many proportion, people? the proportion in the urban areas is more. Why, you see, why is it? What is the reason behind that? The Like, people, yeah. those who are living in the village area, rural area, they are not suffering by the 10% of some disease which the urban people are suffering. In the city area, even the Indian government declared that the 12 lakh people are already died by the reason of the pollution in India. So due to the pollution in 1 year, 12 lakhs people are dying. But till today, due to the corona, etc., COVID-19, the 12 lakh people have not died. Can you take all other figures of the all disease? How many people are dying every year from the heart disease? How many people are dying every year from the cancer? How many people are dying from the reason of the pollution? There are so many other. And if you will take all the figures, statistics के figures से अब जब आप देखने लग जाओगे, तब आपको लगेगा कि इंसान जितनी नेचुरल डेथ से नहीं मर रहे हैं, उससे ज्यादा आर्टिफिशियल डेथ से मर रहे हैं। तो पहले तो हम जीवन के अंदर पहला लक्ष्य तो ये रखें कि आप अपनी लाइफ चेंज करें, फूड स्टाइल चेंज करें, लाइफ स्टाइल चेंज करें, तो 50% बीमारियां तो वैसे ही कम हो जाएंगी। आहार की शुद्धि किसको कहते हैं? शुद्ध आहार किसको कहते हैं? अब ये भी लोगों को मालूम नहीं। नहीं, हम हाथ धो के खा रहे हैं, साबुन से हाथ धो के खा रहे हैं। साबुन से हाथ धो रहे हो, लेकिन कोई भी वेजिटेबल्स आप धो रहे हो कि नहीं धो रहे हो? ये कौन समझ रहा है? साबुन से हाथ धोने के लिए 2 बार हाथ धोते हैं साहब, सैनिटाइज करके हाथ 2 बार धो रहे हैं। लेकिन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच यू आर ईटिंग, इट इज आल्सो हैविंग दैट टाइप ऑफ परसेंटेज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। अब वो पेस्टिसाइड्स आपने कम किया कि नहीं किया? पेस्टिसाइड्स का प्रमाण घटाया कि नहीं घटा? अभी तक हम धो तो रहे हैं, हम खा तो रहे हैं, लेकिन ये किसी ने सोचा तक नहीं है, कोई विचार तक नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में जितने पेस्टिसाइड्स का नुकसान जितने प्रतिशत हो रहा है, उतने तो शुद्ध आहार से भी नहीं हो रहा है। कितने लोग जो है नुकसान कर रहे हैं अपना, ये कौन सोच रहा है? सोचिए, समझे कि नहीं? तो ये सोचना पहली आवश्यकता है हमारी। चलिए साहब, मुझे टाइम का ध्यान तो नहीं रह रहा है, बोलिए साहब। Those who want to ask the questions, अब सब्जेक्ट तो आगे नहीं चल रहा है, थोड़ा ही चला है, लेकिन फिर भी अगर इतनी भी सुधारना कर लें, आज की क्लास का जो मेन पॉइंट है कि डोंट लिव विद द ऑल आर्टिफिशियल फूड्स, नॉट टू लिव विद द आर्टिफिशियल लाइफ। अति किसी में मत करिए, पानी पीने में भी अति मत करिए, कोई भी वस्तु अति मत लीजिए।
सबसे पहले ये देखना है। और जो चीज शुद्ध ऑक्सीजन वाली नहीं है वो तो लेना ही नहीं। आर्टिफिशियल लाइफ तो छोड़नी ही छोड़नी है साहब। आपको अगर निरोगी और स्वस्थ रहना है, अगर आपको बचना है, तो ये एसी से बचिए, फ्रिज से बचिए, और ये अति करने वाले जो भी पदार्थ है उनसे बचिए। और खास करके जो वायु के प्रॉब्लम वाले हैं उनको तो पहले बचना पड़ेगा। शकुन जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। मथिन मंदानी मरासा, हम अपनी प्रकृति कैसी वात पित्त कफ वो कैसे पहचान सकते हैं? हाँ, ये जरूर मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, सबको सीखना है। शरीर की प्रकृति के लक्षण देखेंगे, ऑल द डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ योर बॉडी। ख्याल आया कि नहीं? शरीर की, हाँ, ये तो बहुत बड़ी परीक्षा है ना, तो आप समझ सकेंगे, सबको ख्याल रखना है। तो ये हम पूरी तरह से सब सीखेंगे, इसके पॉइंट्स लिख लेंगे, तब हमको मेरी प्रकृति वायु की है, पित्त की है, कफ की है, कैसी है, आप समझ जाएंगे। आयुर्वेद शास्त्र में तो ऋषि महर्षियों ने इतने सिम्टम्स बताए हैं कि सामने से आने वाले व्यक्ति को देखते ही आपको उसकी प्रकृति का ख्याल आ जाए। वात प्रकृति वाला ऐसा 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 होता है, पित्त प्रकृति वाला ऐसा 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 होता है, कफ प्रकृति वाले के ऐसे ऐसे लक्षण सिम्टम्स होते हैं। तो बहुत जल्दी से आप समझ जाएंगे। लेकिन इसके उत्तर के पूछे मुझे 1-2 क्लास सिखानी पड़ेगी। मैं एक शब्द में तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन सीखेंगे हम, बिल्कुल जरूर से। किसी और का भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई भी, एनीबडी एल्स, दोज हु वांट टू आस्क द क्वेश्चन? किसी का प्रश्न नहीं आ रहा है अभी। हाँ जी, आपको, हाँ, प्रज्ञेश जी शाह बोलिए। साहिब जी, फाइल्स के लिए किसी ने मेरे को सजेशन दिया कि आप सूरन खाना चालू कर दीजिए तो अच्छा हो जाएगा। तो क्या आपको हम लोग को सूरन खाना चाहिए? क्या आपका क्या हो गया? हमेशा ही फाइल्स 3 बार, तीनों क्लास में रोज ही फाइल पूछते रहेंगे आप, ऐसा क्यों करते? हमारे साथ तकलीफ है, इससे चिंता बहुत हो रही है। प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा रहा हूँ। आपका फाइल्स का प्रॉब्लम आपके वात पित्त कफ के प्रकृति के बिगड़ने के कारण। बार बार आपको समझा रहा हूँ, आप हमेशा एक ही प्रश्न पकड़ के बैठेंगे। अब वो आपकी प्रकृति से ख्याल आना चाहिए। वातज पाइल्स होते हैं, पित्तज पाइल्स होते हैं, कफज पाइल्स होते हैं। वातज पाइल्स के लक्षण कैसे होते हैं, पित्तज पाइल्स के लक्षण कैसे होते हैं, कफज पाइल्स के लक्षण कैसे होते हैं। भाई साहब, याद तो एक बार करके मिल लो, वो ज्यादा ठीक रहेगा। बार बार एक ही बात उठाओगे तो क्लास ही नहीं चल पाएगी फिर। बोलिए शिल्पा। शिल्पा जी बोलिए। સાહેબજી મથુર નંદાની, વાયુની પ્રકૃતિ છે મેથી ખાવાની ચાલુ કરી તમે કીધું એ પ્રમાણે, પણ હવે એમ થાય કે આપણે જે ચના ખાવાનું ના પાડી છે, આપણે સૂકા ચના જે નોર્મલ ખાઈ એ પણ નહીં ખાવાના, કે ખાલી કાબુલી ચના ને એ ચના નહીં ખાવાના? આટલા બધા ડાયા છો, મને આજે જ ખબર પડી। શું આટલા બધા ડાયા છો તમે? એક્સપર્ટ છો, સમજાય કે નહીં? બહુ સરસ, ચાલો, ભગવાન ભલું કરે તમારું, સમજાય। रिद्धि जी अपना प्रश्न पूछिए। હા, મથિન વંદામી સાહેબજી, સવારે ઉઠીને ગરમ પાણી ને અજમો વોટર કે એવું કઈ બધા પીવાનું કે તો એ લેવાય કે નહીં લેવાય? 1 ગ્લાસ જેટલું? सिर्फ आपकी अगर वात प्रकृति है उसके लिए, पित्त प्रकृति वाले के लिए उल्टा पड़ जाएगा। ये बात समझ लीजिए। कफ प्रकृति वाले को अनुकूल आएगा या वात प्रकृति वाले को। मैं बार बार कहता हूँ, प्रकृति का निर्णय करके लीजिए, नहीं तो एक ही नियम सबके लिए अनुकूल नहीं आता है। महिलाओं की तकलीफ ये, एक नियम किसी ने बता दिया तो वो कॉमन समझ करके सब चालू कर देंगे। मैं अभी आपको हाँ बोल दूं तो आपके सामने यहाँ तो 100 जने बैठे, मैं क्या करूंगा? बहुत तकलीफ आ जाएगी फिर। किसकी प्रकृति कौन सी है और किसके रोग के लक्षण कौन से हैं, उनके लिए कैसे तरीका है, कैसे अनुकूल आएगा, किसको किस प्रकार से अनुकूल आएगा, वो आप समझने की कोशिश करिए। नहीं तो मैं हाँ भर दूं और आप कल से पीने लग जाओ तो 100 जने शुरू हो जाएंगे। મને છે વાયુની પ્રકૃતિ છે એટલે પૂછતી હતી કે लेकिन वायु
पित्त तो नहीं है, ये देखना है कि दूसरी हैबिट है क्या है। अगर बात अकेली है कि पित्त का भी प्रकोप साथ में है, कौन सी है तो किस प्रकार से, तो उसके लिए वायु के नाशक के भी एक नहीं 50 आइटम है। तो जो आपके वायु को कम करे लेकिन पित्त को बढ़ा देगी तो और तकलीफ हो जाएगी ना। इसके साथ में दोनों को सेटिंग कैसे करना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आहार के अंदर 50 आइटम है, 50 गुणधर्म वाली चीजें हैं, ऐसी अच्छी अच्छी है कि कौन सा किसके लिए उपयोगी होगा वो तो निर्णय योग्य रीत से ही करना पड़ेगा, नहीं तो होगा। शकुन जी अपना प्रश्न। थैंक यू। शकुन जी। मथेन वंदामी पानी की भी क्वांटिटी कैसे डिसाइड कर पाते कि कितनी उचित है? प्यास लगी है आपको? अच्छा, गला सूखे तभी समझना कि प्यास लगी है? प्यास लगे तब पीजिए साहब। प्यास लगने पर जितना पानी आपका शरीर मांग रहा है उतनी आवश्यकता है। दुनिया में पुराने साल के अंदर कभी भी लोगों ने ऐसा प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ था कि कब पानी पीना है, कितना पीना है, किसका। वो अपनी अपनी शरीर की प्रकृति से सब समझ कर पीते हैं। अब रोग बीमारियों के निमित्तों को लेकर के किसको कब कितना पीना वो असली बात है। वो एक तरीके से फिर उसकी चिकित्सा के हिसाब से दिया जाए वो फायदा। तो कभी कभी 24 उपवास करते बिल्कुल पानी नहीं पीते तो भी गाड़ी चलती है अपने शरीर की, और कभी चलेंगे शरीर ने अपना पानी स्टोरेज करके रखा है, ब्लड के अंदर 60% पानी है। 24 उपवास ની વાત ક્યાં કરો, 24 અઠાઈ પણ થઈ શકે છે, ના થોડી છે કરનારા 24 અઠાઈ પણ કરે છે, लेकिन अब वो सबके लिए नहीं है साहब। अपनी अपनी प्रकृति समझ करके करिए। कफ प्रकृति वाले हैं और वो 24 अट्ठाई करे या 24 उपवास करे तो फायदा है उनके लिए। अब प्रकृति के हिसाब से तो सुधारना, शरीर चली तो इसी पर रहा है पूरा। तो जैसे हम खाना पचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ऐसा कुछ ये? बिल्कुल बिल्कुल आवश्यकता होती है, लेकिन खाता खाता बच्चे पानी पीता जैसो तो खावानु पश्य नहीं बगड़ी जैसे, ये और नुकसान हो जाएगा। पानी के नियम हम समझेंगे, पानी पर भी क्लास लेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा। मोनल बहन जल्दी बोलिए। हेलो મધ્યાનું મંદામી સાહેબજી, આપણે મેમ સાંભળ્યું છે કે ખાતા પહેલા પાણી નહીં પીવાનું અને ખાધા પછી અડધો કલાક સુધી પાણી નહીં પીવાનું, તો એ વાત સાચી છે? बिल्कुल साची છે, तो શું કામ પ્રશ્ન પૂછો? એમને એટલે લોકોનું સામે તમે જેમ કીધું ને જનરલ સ્ટેટમેન્ટ ને લોક માની લે છે। समझना है, हेलो हेलो नहीं करेंगे और कोई मध्यम नहीं, आप सीधा प्रश्न। देखो डिस्टर्बेंस आ रहा है तो बंद करिए। बच्चे चिल्ला रहे हैं कोई तो बीच में, जो थोड़ी डिसिप्लिन का पालन करिए सा। और जब आपकी जानकारी होती है और सही है तो फिजूल में परीक्षा करने के लिए भी मत पूछिए। बस जरूरी प्रश्न ही पूछिए तो आपके काम के, सबके काम के। पानी बहुत अच्छा है, 1 घंटे पहले पीना है, उसके बाद भोजन करना है। आपको चाहे पौने घंटे किसी की शरीर की प्रकृति के हिसाब से है, लेकिन आप अगर पहले से पानी पी लोगे और खाने के 2 मिनट पहले पानी पी लो तो कितना नुकसान होता है वो मैं समझाऊंगा। खाने के बीच में ज्यादा पानी पी लिया तो नुकसान कितना होगा, और खाने के तुरंत बाद में पानी पी लिया तो कितना नुकसान होगा। बड़ा अच्छा कैलकुलेशन है, गणित है, वो हम और भी जब जैसे जैसे क्लास आएगी हम समझेंगे अच्छी तरह से। बरोबर है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, एसो पंच नमोकारो सव्व पापपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम
सिद्धालोकोत्तम साहुलोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मोलोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।